दादरी और बारडा विधानसभा में करीब 150 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करीब 50 के आसपास लिस्ट पहुंच जाएगी। इस बार तो एक नारा और भी चला हुआ है कि भारी नेता ना हो, भारी प्रत्याशी ना हो। तो बारडा से ट्रिपल चुनाव नहीं होगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ऐसा ही चरखी दादरी में है। कई नेता तो ऐसा भी बोल रहे हैं दादरी और बारडा में भी अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो इंडिपेंडेंट आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और हरियाणा फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आन पहुंचा हूं दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा की चरखी दादरी। एक दादरी यूपी में भी है, लेकिन हम हरियाणा की चरखी दादरी में हरियाणा की राजनीति में बात करते हैं। और आज मेरे विशेष मेहमान हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो चरखी दादरी बेस्ड हैं और पिछले करीब 22 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव है, प्रदीप साहू। तो अगर दादरी में आप कभी भी आएँ और पत्रकारिता से रिलेटेड कोई भी जानकारी तो प्रदीप साहू का नाम ले दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना हमें विशेष इनका प्रेम रहता है। तो प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत आपका भी और आपके चैनल का भी। तो सबसे पहले तो हाँ, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और चुनाव को लेकर के हमारे हरियाणा के लोगों की, खास करके ग्रामीण लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है। तो अब दादरी आए हैं और दादरी में 2 विधानसभाएं आती है, दादरी और बारडा। मैं आपसे बहुत सारी राजनीतिक बातें पूछने वाला हूं, तो आप शुरू करें। जी, क्योंकि दादरी में बारडा और दादरी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें करीब 4,05,000 टोटल वोटर हैं यहाँ पे। तो दादरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो करीब 2,08,000 यहाँ पर वोटर हैं। वहीं बारडा में 1,97,000 टोटल वोटर हैं। तो यहाँ की राजनीति का कुछ अलग ही लोगों का वो रहा है कि जिसको सिर आंखों पर बैठा लिया एक बार, फिर उसको ऐसा ही नीचे। मेरे बहुत सारे साथी बारडा के हैं, तो वो बताते हैं कि बारडा में पता नहीं क्या है कि इनसाइडर को, यानी कि जो बारडा का रहने वाला है उसको टिकट मिल जाए, साथ नहीं देंगे। कोई बाहर से आएगा उसको रास्ते लगा देंगे। ये तो ठीक है, 2 बार ऐसा हुआ है। धर्मवीर सिंह का हुआ, जैसे कि वो जीत के यहाँ से निकले थे, और नैना सिंह चौटाला पिछली बार थी। और दादरी का भी ऐसा ही स्वभाव है, क्योंकि दादरी के लोग जिसको चौधरी, जो चौधरी अपने आप को ये मानता है कि मैं राजनीति में चौधरी हूँ, तो उसको अगले चुनाव में ऐसे ही गिराते, जमानत जब्त भी करवाते हैं यहाँ पर। तो इस बार सोमवीर सांगवान इंडिपेंडेंट, क्योंकि निर्दलीय इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है कि वहाँ के लोग चौकस हैं, क्योंकि नहीं तो बड़ी बड़ी 2 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी। अगर इनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्दलीय अगर कोई विधानसभा क्षेत्र बना रहा है, इसका मतलब वहाँ लोग बहुत सोच समझ कर, कैलकुलेट करके, वे करके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्टूबर चुनाव को लेकर के, जैसे मैं आप दादरी में आया, इतने सारे होर्डिंग लगे हुए, अटा पड़ा है पूरा दादरी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है, और टिकटार्थियों की तो बाढ़ सी आई हुई है। बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। आप देख सकते हो दादरी में जगह जगह जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। जो कुछ नेता थे, पुराने नेता थे, वो भी लगातार लगे हुए हैं। दादरी से जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान, उन्होंने निर्दलीय जरूर जीते थे। उनका लोगों का ये था कि 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके थे वो। लोगों की थोड़ा इस तरह का था, सिंपैथी फैक्टर, ये मान लो भी, उनको अच्छी यहाँ से वोट भी मिली थी और ये जीत भी गए थे। बीजेपी को इन्होंने समर्थन भी दिया था, लेकिन बाद में ये कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया है। अब कांग्रेस की जितनी भी रैलियां होती, जितने प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर ये सोमवीर सांगवान दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये कि दादरी विधानसभा आगे जो अभी विधानसभा होना है अक्टूबर में, तो उसकी बात करें तो सोमवीर सांगवान दावेदारी ठोक रहे हैं। वो इस बात के लिए ठोक रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन अब वो कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी है कि इनकी दावेदारी है, ये मजबूत भी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने कि अपना जो फार्म अप्लाई किया है कांग्रेस में, दावेदारी जो जता रहे हैं। तो मजबूत दादरी विधानसभा से कुछ 5-7 नाम मुझे आप बता दीजिए कि भाई हमें ये लगता है, बाकी तो देखो पार्टी की मर्जी है। 5-7 ऐसे दादरी विधानसभा से कांग्रेस के कौन कौन से प्रत्याशी? कांग्रेस के अगर पुराने नेताओं की बात करें, सबसे पुराने शुरू से लेकर अब तक किसी पार्टी में, किसी गुट में नहीं गए, तो उसमें एक अनिल धनखड़ भी है, पुराने वो रहे हैं, कांग्रेसी रहे हैं, वो भी दावेदारी जता रहे हैं। जैसे अजीत फोगाट हैं, हालांकि वो बीच में किरण गुट, शैलजा गुट और तंवर गुट में भी रहे हैं, लेकिन वो भी पुराने हैं। यहाँ से नॉन जाट की अगर बात करें, हालांकि ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, करीब
72,000 के आसपास यहाँ जाट हैं। अच्छा। 38 से 40% के आसपास। तो इसमें अगर नॉन जाट को लेके अगर बात करती है पार्टी हाईकमान करती है तो यह सुरेंद्र परमार हैं, जो कि शशि परमार के भाई भी हैं। पिछले बार उन्होंने विधानसभा का इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था, करीब 8,000 के आसपास उनकी वोट भी आई थी। सुरेंद्र पवार कौन से गुट में, हुड्डा में या शैलजा में? देखिए, सुरेंद्र परमार पहले हजका में रहे, कुलदीप बिश्नोई के साथ रहे हैं, उसके बाद में किरण गुट में भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हुड्डा गुट में ही है। अब तो यही समझो कि यहाँ जो किरण चौधरी जो गुट था वो खत्म ही हो गया, पार्टी छोड़ गई है। तो सुरेंद्र परमार इसलिए लगते हैं क्योंकि नॉन जाट हैं। अच्छा। क्योंकि पिछला विधानसभा जो चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ा था, तो उसमें करीब 8,000, यही कारण है कि बबीता फोगाट तीसरे नंबर पर रही थी, क्योंकि नॉन जाट की जो वोट थी, और रोहतक रोड जो राजपूत बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ से उनको अच्छी लीड जरूर थी बबीता की, लेकिन जिस तरह इन्होंने सुरेंद्र परमार ने जो यहाँ से करीब 8-9 हज़ार जो वोट ली, तो उस चीज़ का भी ये फैक्टर है। तो इसके अलावा और भी कांग्रेस के मनीषा सांगवान है, पिछले काफ़ी समय से लगी हुई हैं, और महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव भी हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने एक समाज सेविका के रूप में एक बार यहाँ से शुरुआत की थी, उसके बाद में धीरे धीरे अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में भी अपना वजूद बढ़ा रही हैं, उससे भी वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो होर्डिंग जरूर हैं और ग्राउंड पर भी काम करते हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सोमवीर सांगवान भी तो वन ऑफ द क्लेमेंट होंगे इस बार। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, सोमवीर सांगवान जैसे ही कांग्रेस को समर्थन दिया, उसके बाद में कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई। पिछली बार दादरी में कुछ दिन पहले ही जो रैली हुई थी, उसके संयोजक भी बनाए गए थे, सोमवीर सांगवान संयोजक थे रैली के। तो रैली हालांकि यहाँ सफल रही है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो करीब 5,000 के आसपास यहाँ से कांग्रेस की बढ़त मिली है लोकसभा चुनाव में। जी। तो लोकसभा चुनाव में जैसे कि यहाँ का पिछली बार लोकसभा चुनाव में ही यहाँ करीब 25,000 वोटों से बीजेपी आगे थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की जो बढ़त हुई उससे कहीं ना कहीं ये तो है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें जोश भी बढ़ा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, और आप वाला जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका है, एक शहर को छोड़ के एक यहाँ फोगाट खाप के पूर्व प्रधान बलवंत नंबरदार, उन्होंने प्रधानी छोड़ी है और कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो दादी है वो दादरी की, तो उसी परिवार से ये बिलोंग करते हैं, ये भी हो सकता है। एक एंगल समीकरण निकला है ये भी। हाँ, ये भी एक एंगल निकला, क्योंकि एक प्रधानी 36 बिरादरी को लेके ये बात कर रहे थे कि भाई फोगाट खाप के 36 से बिरादरी के अनुसार जो ये प्रधान थे, इनका 2 बार ये प्रधान रहे हैं, एक बार सेक्रेटरी रहे हैं। एक हमारे रोहतक के जो बार के प्रधान हैं जो जिनका नाम है लोकेंद्र फोगाट, हमने कई बार रोहतक में उनसे भी सुना है कि भाई दादरी विधानसभा से अगर टिकट मिल गई तो मैं भी, ऐसे तो बहुत सारे हैं यदि ये अगर ये एडवोकेट की बात की जाए, लोकेंद्र फोगाट है, यहाँ पर संजीव गुड्डू है, यहाँ क्रांतिकारी हैं, वो भी फार्म अप्लाई किया, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। यहाँ से पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान है, जो कि बंसीलाल सरकार में भी MLA रहे हैं, तो वो भी दावेदारी जता रहे हैं। तो ये मान के चलो इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की बाढ़ सी आई हुई है। बाढ़ सी आई जी, हमारी बात वहीं से शुरू हुई थी, बाढ़ सी आई है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करने से पहले अभी एक स्विच हुआ है, सतपाल सांगवान जो पहले कांग्रेस जेजेपी में थे, फिर वो आ गए अपने बीजेपी के अंदर। हालांकि वो हुड्डा साहब के बड़े निकटतम माने जाते थे, मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में, अब ये बीजेपी में आ गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने इनको कहा है कि आपकी टिकट पक्की, लेकिन राजनीति है, जब तक टिकट हाथ में ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे आप बीजेपी का बताइए। बीजेपी, ये तो देखो कोई भी कह सकता है, सतपाल सांगवान एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं। इन्होंने 1996 से लेकर अब तक लगातार चुनाव लड़े हैं, 2 बार ये विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो इनका जो वोट बैंक है, क्योंकि लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, इनका जो समर्थक है, इनका वोट बैंक लगातार डटा हुआ, क्योंकि अगर बीच में कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है तो कहीं ना कहीं जो उसके समर्थक होते हैं वो साइडलाइन कर जाते हैं। कुछ ऐसे दादरी में भी कई ऐसे MLA हुए हैं जो अगला चुनाव नहीं लड़ा तो उसके जो समर्थक थे वो साइडलाइन भी हुए थे। सतपाल सांगवान देखो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, क्योंकि हुड्डा सरकार में
सरकार बनवाने में सेकंड हाँ, 2009 से 2009 से 14 तक के मंत्री भी रहे हैं जी। विशेष इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी उस समय भी। उसके बाद में जैसे कि इनकी टिकट कटी कांग्रेस से, तो फिर ये जेजेपी में गए हैं। जेजेपी में भी सेकंड नंबर पर करीब 30,000 के आसपास इनकी वोट रही हैं पिछले विधानसभा में। अब जैसे कि आप भी बता रहे हैं, मनोहर लाल ने कहीं ना कहीं यस की होगी, इनका कोई ना कोई इस तरह की कोई बातचीत होगी, तभी तो ऐसा लगता है कि लोकल कोई भी नेता हो जो 2 बार विधायक रहा हो, मंत्री भी रहा हो, और लगातार 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और वर्कर मीटिंग करते हैं तो लोग आते हैं। वर्कर मीटिंग जो की सतपाल सांगवान ने यहाँ पे, उस समय का इतना जोश जो देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं इनका वो शक्ति प्रदर्शन था। कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी एक इस बात के लिए हो गया था कि ये जो नेता सतपाल सांगवान कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जरूर है। अच्छा, लेकिन और कौन है बीजेपी में? एक बबीता फोगाट का, बबीता फोगाट हैं यहाँ से, जो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन भी हैं, महिला बाल विकास निगम की। तो बबीता फोगाट भी एक देखो चेहरा, दंगल गर्ल हैं। हाँ, दंगल पिछला चुनाव भी लड़ा था विधानसभा में। बबीता फोगाट के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी रैली की, तो एक चेहरा है। हालांकि वो पिछली बार तीसरे नंबर पर रही, लेकिन इस बार दावेदारी जता रही हैं भी। इतना तो है कि लोग भी यहाँ के जो है वो लगातार ऐसा भी बोल रहे हैं कि बबीता फोगाट या सतपाल सांगवान, ये 2 मजबूत ऐसे चेहरे हैं। इसके अलावा नॉन जाट की बात करें, नॉन जाट का यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को दावेदारी जता रहे हैं। जाट चेहरा अगर माने तो सतपाल सांगवान, बबीता फोगाट, डॉक्टर किरण कलकल, अच्छा, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जो कि बीजेपी का यहाँ जिला अध्यक्ष भी जी। और नॉन जाट की अगर बात की जाए, यहाँ पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश बंटी है, वो भी लगातार इस तरह का लगे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि भी नॉन जाट की अगर टिकट आती है तो मेरे पास। अभी हरियाणा भूमि विकास जो निगम है उसके एमडी हैं सुनील डूडीवाला, वो भी यहाँ पर सक्रिय रूप से हैं। वो भी ये कहते हैं कि इस बार उनके मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल रहे हैं उनके साथ अच्छी उनके लाइजन रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद इस बार उनको भी टिकट मिल सकती है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन शर्मा हैं, वो भी दावेदारी जता रहे हैं यहाँ पर। तो प्रदीप भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, एक तो हमने लिस्ट जो डिस्कस की कांग्रेस के टिकटार्थी की, एक बीजेपी के टिकटार्थी की, करंट किन में ज़्यादा है? मिलेगी तो एक ही को, दोनों पार्टियों से एक और एक को, करंट किस में ज़्यादा है? देखो कांग्रेस में तो इसलिए है ना क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत के निकले हैं, और 10 साल का गैप हो गया, तो नेताओं में तो होड़ है, जोश भी है। और बीजेपी इस बात के लिए है, बीजेपी के नेता इस बात के लिए हैं कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो काम किया उसकी बदौलत, और जो अपने खुद के लिए उनका जो वोट बैंक है उसके बल पर वो इस बात के लिए। एक और फैक्टर काम जो मैं देख पा रहा हूँ प्रदीप भाई, कि अभी कुछ महीने पहले ही सेंटर के अंदर बीजेपी दोबारा से आई है, तीसरी बार आई है। और इसका मतलब अगर ऊपर वो 2 अमित शाह और मोदी बैठे हैं, उनको लगता है किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे मैनेज और हरियाणा में काबू कर लेंगे, ऐसा ही बहुत सारे लोग मानते हैं। नहीं, ऐसा तो है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कितना मैनेज किया जी, क्योंकि जिसमें शुरू में चर्चा ही चल रही थी कि भी यहाँ से कांग्रेस इतनी सीटें निकाल लेगी, बीजेपी इतनी निकाल लेगी, लेकिन 50-50 तक जो पहुँचा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा बदला हो, उस चीज़ का फैक्टर हो, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी की अंदरूनी कलह भी हो सकती है। लेकिन मैनेज करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस चीज़ के लिए बिल्कुल इस क्षेत्र में हर चीज़ के लिए वो लगे हुए थे कि भी कहीं ना कहीं हमारी खामियां जो हों उस चीज़ से हम निकलें और आगे बढ़े। प्रदीप भाई, बारडा की बात करें तो दादरी की तो हमने काफ़ी बात की, बारडा की बताइए मुझे, कौन कौन उन दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में कौन कौन क्लेमेंट्स हैं, फ्रंट रनर्स हैं टिकट के लिए? देखिए, अगर बारडा विधानसभा की बात की जाए तो 1,97,000 वोटर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। करीब 2 लाख मान लो, करीब 2 लाख वोटर हैं, और करीब 53% यहाँ पर जाट वोटर हैं। अच्छा, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की धरती रही है, मंडियाली कांड, कादमा कांड भी इस क्षेत्र है। यहाँ पर आप ये लगाओ, राजा मेहताब सिंह क्रांतिकारी महाशय मनसाराम हैं, वो भी इनका अच्छा रुतबा रहा है। इस क्षेत्र की ये धरती है। यहाँ पर देखो, पहली बार ऐसा हुआ कि सुखविंदर मांडी विधायक बने भाजपा से जी, क्योंकि दूसरी पार्टियों की देवीलाल का गढ़ भी माना जाता था पहले, या बंसीलाल का गढ़ भी माना जाता था। हरियाणा विकास पार्टी ने भी
यहाँ पर 2 बार अतर सिंह मांडी थे, उनके बेटे नरपेंद्र मांडी थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। रण सिंह मान भी यहाँ से रहे हैं, पूर्व CPS रहे हैं, चौटाला सरकार में भी रहे हैं। अब राजू मान भी तो राजू मान भी अब आ गए। लेकिन जो बाल्डा की जो सिचुएशन है, लगभग पूरा विधानसभा क्षेत्र 100% ग्रामीण एरिया है और किसानों की सबसे बड़ी यहाँ आंदोलन की धरती रही है। इसके साथ साथ जो किसानों के लिए टेल तक पानी पहुंचाने की बात आए या फिर बिजली की बात आए, वो भी यहाँ स्थानीय कई मुद्दे हैं, लोगों से मिले हैं हम, तो उनसे बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाल्डा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस के बीच में जी तो सीधी टक्कर होने वाली है। कांग्रेस से कौन कौन है फ्रंट रनर्स? देखो, कांग्रेस से 3 बार यहाँ पर रणवीर महिंद्रा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, अब तो वो संन्यास भी ले चुके हैं। उनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी, उनका नाम इसलिए माना जाता है क्योंकि 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुराने कांग्रेसी जगत सिंह बाल्डा हैं। अच्छा, जगत सिंह बाल्डा भी अपने आप को कहते हैं कि वो पुराने कांग्रेसी हैं, हमेशा यहाँ पर काम किया है, तो वो भी अच्छी दावेदारी यहाँ पर जता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के ये मान के चलो कि अब तक जो हमें सूचना मिली, करीब 41 नेता हैं। हाँ, 41 नेता हैं जो बाल्डा विधानसभा में जिन्होंने की फार्म अप्लाई किया है। हाँ, और उसमें से सीरियस कितने जिनको पब्लिक जानती है? रण सिंह मान ले लो, रण सिंह मान पुराने कांग्रेसी रहे, हालांकि 1-2 बार पार्टियां भी बदली हैं। रण सिंह मान भी यहाँ से एक्स MLA नरपेंद्र मांडी भी हैं, एक्स MLA यहाँ कर्नल रघुवीर छिल्लर भी हैं, वो भी दावेदारी जता रहे हैं। और इस बार हरियाणा माइनिंग क्रैशर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, जो कि बिजनेसमैन है सोमवीर गसोला, वो एकदम खुद के यहाँ पर बीच में आए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने समाज सेवा की है, लेकिन राजनीति में वो भी अच्छे मजबूत स्थिति में खड़े हैं। यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, देवेंद्र खेड़ी बुरा है और दलबीर गांधी हैं। कई ऐसे 41 जो नेता हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। यहाँ तो बाढ़ आई हुई है। प्रदीप भाई, ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने जींद में किसी लोकल पत्रकार का किया था, तो जब वो वीडियो हमने अपलोड किया तो कुछ लोगों का फोन आया उन लोकल पत्रकार के पास कि जी आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं बताने लग रहा 41 लोग यहाँ से, हो सकता है मैं कुछ लोगों के नाम आपने हमारा नाम मैं बता तो रहा हूँ ना, कुछ लोगों के नाम मैं नहीं ध्यान एकदम, तो मैं ये बता रहा हूँ 41 लोग। ऐसा ही चरखी दादरी का है भाई, कुछ लोगों के हो सकता है कि भाई मैंने नाम ना लिए हो, तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो लाइन में हैं, उस समय हो सकता है दिमाग में ना आए, लेकिन 41 जो लोग हैं बाल्डा विधानसभा से नेता छूट गए हैं। 41 में आपका नाम भी है। हाँ, आप जितने भी कांग्रेस के नेता जितने भी छूटे हैं उन सब का नाम इसमें शामिल है 41 के। और ऐसा ही चरखी दादरी विधानसभा में है, कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी दावेदार हैं, जिसका भी नाम छूट गया उसमें दादरी में तो 100 से भी ऊपर है जी। अच्छा, बाल्डा में किसका हम नाम लें? बाल्डा में बीजेपी का बताएं। देखो, बाल्डा में बीजेपी की अगर बात आती है, सबसे पहले तो सुखविंदर मांडी का आता है, क्योंकि वो पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले MLA भी रहे हैं। तो सुखविंदर मांडी इस समय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दावेदारी जताते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनदीप डालावास हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, और साथ के साथ है सुभाष लाडावास हैं, जिला पार्षद भी हैं, वो भी दावेदारी जता रहे हैं। एक राजबाला शिवराण है, वो भी, और एक कांग्रेस में अब फिर बीच में आ गई कुछ है डॉक्टर स्विता शिवराण। अच्छा, उसका भी कुछ इस तरह का भी, उसने भी आगे एक बार हम किसी कार्यक्रम में थे, उसने भी आकर दावेदारी ये जताई कि मैं भी कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। तो ये चीज़ तो देखो कितने नाम लेते हैं। बीजेपी में तो हाँ, बीजेपी में इसका मतलब 3-4 उमेद पातुआस, अच्छा, जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उस टाइम करीब 25,000 के आसपास यहाँ से वोट लिए थे, वो भी बीजेपी में। और एक विशेष बात कि अगर अनिरुद्ध चौधरी तोसाम से प्रत्याशी बनते हैं या तोसाम की तरफ जाते हैं किरण के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी अपनी पत्नी को बाल्डा विधानसभा में उतार सकते हैं। क्या नाम उनकी पत्नी का? कोई पब्लिक में है उनका? पब्लिक में तो अभी आया नहीं है। हाँ, एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो सांसद धर्मवीर सिंह हैं, उनके जो बेटे हैं मोहित चौधरी, वो भी बाल्डा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर टिकट मिलती है। तो इसका मतलब जो लिस्ट है वो एंडलेस है, मतलब ये तो कुछ तो ये मैंने बता दिया। पूरे दादरी और बाल्डा विधानसभा में करीब 150 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के,
और बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करीब 50 के आसपास लिस्ट पहुंच जाएगी। अच्छा प्रदीप भाई, ये और मुझे बताइए कि इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो होने ही वाला है दोनों में, लेकिन जेजेपी की विधायिका थी नैना चौटाला पिछली बार, इस बार जेजेपी की स्थिति हम सभी को पता है, लेकिन क्या जेजेपी बारडा में कुछ खाता खोल पाएगी या कहीं फाइट में हो पाएगी इस बार? देखो, नैना सिंह चौटाला करीब 41,000 वोटों से यहाँ से एमएलए बनी है, और जिस समय नैना सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा था, ऐसी दूसरी पार्टियों के बहुत से बड़े नेता थे जो कि नैना सिंह चौटाला के चुनाव में आ गए थे, दूसरी पार्टियां छोड़ के आ गए थे। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं ये फैक्टर था कि उस समय की भी नैना सिंह चौटाला एक बड़ा चेहरा है, बड़े परिवार की। तो लेकिन अब पिछले दिनों में इंटरव्यू कर रहा था यहीं जनता के बीच में बारडा में, वहाँ से तो कांग्रेस के और जेजेपी के जो वर्कर थे वो आपस में भिड़ गए थे, तो एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे थे कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बारडा विधानसभा की जो क्षेत्र की, मैंने पहले भी बताया आपको, जिन्होंने ये सोच लिया, और इस बार तो एक नारा और भी चला हुआ है कि बाहरी नेता ना हो, बाहरी प्रत्याशी ना हो, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज को तिलक लगा दिया तो उसको सिर आंखों पर भी बैठा है। जी जी, तो क्या ट्रायंगुलर फाइट होगी जेजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा इस बार बारडा से? देखो, बारडा से ट्रिपल चुनाव नहीं होगा, ट्रायंगुलर नहीं होगा, तिकोणिया नहीं होगा, तिकोणिया नहीं होगा। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ऐसा ही चरखी दादरी में अच्छा, है। मुझे बस आमने सामने की सीधी मुझे बस एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, चूंकि 41 का आपने नाम तो नहीं ले पाए, लेकिन 41 ऐसे हैं, टिकट एक और एक दोनों को लेके बिल्कुल, बाकी क्या नुकसान करेंगे? ज्यादा तो कांग्रेस को दिक्कत है, बीजेपी तो फिर देखो कांग्रेस के तो पता ही है कि यहाँ से कई नेता तो ऐसा भी बोल रहे हैं, दादरी और बारडा में भी, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो इंडिपेंडेंट आएंगे। तो सीधा सीधा क्लियर है कि कांग्रेस वोट बैंक को होना है। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं। बड़ा चैलेंज है जी। और प्रदीप भाई, मैं आपसे तो संपर्क में लंबे समय से हूँ, रिपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ से। आप दादरी बारडा में इतने सीरियस इश्यूज है, पानी का कितना बड़ा इशू है, एम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा इशू है, बिजली पानी, ये तो कॉमन से इश्यूज है। क्या कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो मुद्दों पे भी बात कर रहा है? देखो, सबसे बड़ी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जो प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, क्योंकि माइनिंग का, क्रेशर का यहाँ पर जोन है, यहाँ पर उस चीज़ का, लेकिन कुछ नुकसान भी है, ओवरलोडिंग है जैसे, तो रोजाना घटनाएं घटती हैं। यहाँ पानी का इशू, आपने खुद भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट भी की हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो पलायन करने को भी मजबूर हुए हैं, कुछ खेतों के में जो पानी रहता था वो आपने भी कवर किया था, शायद इमलोटा गांव का था। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सेम की है, सीवरेज की है, पानी की है, बिजली की समस्या है। लोग ये चाहते हैं अगर मूलभूत जो सुविधाएँ हैं अगर वो नहीं मिलेंगी तो सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है। दूसरी बात, रोज़गार की आ जाओ, यहाँ पर हालांकि जो माइनिंग और क्रैशर का चला हुआ है, इतना रोज़गार नहीं मिल पाया लोगों को। यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, क्योंकि आप 152 डी यहाँ से निकलता है और यहाँ से 334 भी जो सीधा दिल्ली निकलता है। फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत है, ये भी एक मुद्दा है। इस क्षेत्र में दादरी विधानसभा में 203 एकड़ करीब CCI है, जो हर चुनाव में मुद्दा बनती है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया करेंगे, यहाँ कुछ और चीज़ करेंगे। और दादरी इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ कोई मल्टीपर्पज़ वो नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए, कोई स्पोर्ट्स स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। तो ये तो मुद्दे इस क्षेत्र में हैं। बारडा विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ भी किसानों से संबंधित सबसे बड़े, क्योंकि टेल तक पानी नहीं पहुँचना, पूरा जो डार्क जोन घोषित है, डार्क जोन के चलते तो किसानों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। जो किसानों की के संदर्भ में यहाँ पर जो अच्छा करेगा, लोग उसकी तरफ ज़्यादा लोग हैं जी। अच्छा प्रदीप भाई, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। अभी कुछ समय पहले मैंने सतपाल सांगवान का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि भाई क्या इस बार चुनाव आप लड़ेंगे या परिवार में से कोई लड़ेगा? तो उन्होंने कहा या तो मैं लड़ूंगा, हालांकि मेरी उम्र हो चुकी है, या परिवार में से कोई और लड़ेगा। जैसा चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं, हो सकता है उनके बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं या परिवार। तो आप तो लोकल पत्रकार हो, आपको क्या लगता है कि कौन चुनाव लड़ेंगे?
देखो सतपाल सांगवान की अगर बात की जाए तो हमने भी उनसे कई बार बात की है, पूछा भी है। तो कहीं ना कहीं उसने लगता इतना तो वो संकेत दे रहे हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि एज हो चुकी है जी। उनकी, 80 के आसपास हो चुकी है। परिवार की अगर बात की जाए तो सांगवान साहब की जो पुत्र वधू है उसका भी नाम सामने आ रहा था, इस तरह के भी उसकी जॉब छुड़वा के उसको हाँ, चुनाव सरकार लड़वा ने, देते जी। हैं। और एक तरफ ये भी आ रहा है कि उनके जो बेटे हैं जो जेल अधीक्षक है उसका भी कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है टिकट मिलती है तो हो सकता है वो भी अपनी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ले और चुनाव मैदान में भी आ जाए। तो परिवार में तो इस तरह का ये जो है परिवार जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ये लगता है कि या तो पुत्रवधू या बेटा अगर टिकट मिलती है तो जी। ये आ सकते हैं। जी, तो प्रदीप भाई आपने दादरी बारडा के बारे में हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो साथी ऑडियंस जो इसको देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें कि हो सकता है हमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम छूट गया हो आपके हिसाब से, या आपके इलाके से या आपके गांव से कोई ऐसा हो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। आप प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।